में तो ध्यान से देखना है अभी। डीसी जनरेटर हमने पढ़ लिया। डीसी मोटर के बारे में आज अध्ययन कर लेते हैं। और कोई सवाल ववाल तो नहीं पूछना पहले वाला कोई है क्या? उसको चालू करते, धीरे धीरे चालू कर दे भाई। डीसी मोटर हमारे पास क्या काम करेगी भाई? डीसी विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगी? ये बदलने का काम किसके द्वारा होगा भाई? डीसी मोटर के द्वारा। ठीक बात है। फिर आता है, आवाज मत करो भाई, आवाज मत करो, आवाज मत करो। डीसी मोटर है, उसके बाद आता है कि डीसी मोटर कौन से सिद्धांत पर काम करती है। देखो, ये चुंबकीय खिंचाव बल पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? चुंबकीय खिंचाव बल होता क्या है? ये कहता है भाई, एक हमारे पास ये पोल है, एक पोल ये है, तो आप जानते हो कि पोल जो होता है तो इनमें एक चुंबकीय फ्लक्स होता है। एक आपने आर्मेचर दिया, आर्मेचर दिया तो आर्मेचर को आपने क्या दे दी? सप्लाई। सप्लाई दे दी तो ये भी एक चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। एक चुंबकीय फ्लक्स इसका है, तो दोनों के चुंबकीय फ्लक्स क्या करेंगे? एक दूसरे को इस प्रकार खिंचाव उत्पन्न करेंगे, और खिंचाव उत्पन्न करने के कारण ये क्या करने लगेगा? गति। इसलिए से चुंबकीय खिंचाव बल कहते हैं। लेकिन चुंबकीय खिंचाव बल आया तो प्रेरण के कारण ही है। किसके कारण आया? हाँ, तो ये भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही आधारित होते हैं वैसे। करो, लिखो भाई। एग्जाम डेट आ गई, बिल्कुल आ गई भाई, लग जाओ मेहनत में। डेट वेट सब आई हुई है। टाइम ही सही मिला, अच्छा मिला हुआ टाइम है, कम नहीं, अच्छा टाइम है। मेहनत करो, रिवीजन करो, अच्छा टाइम है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमारे पास आता है, इसमें फ्लेमिंग का कौन सा नियम लगता है? बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, वो किसके लिए लागू होता है? तो आप कहेंगे मोटर के लिए। किसके लिए लागू होता है भाई? मोटर के लिए। मोटर में हमारे पास ज्ञात क्या करना होता है? चालक की गति। चालक की गति कौन सी दिशा में है? तो चालक की गति ज्ञात करनी। धारा तो आप खुद देंगे तो पता ही है, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न है वो पता है। हमें क्या ज्ञात करना है? चालक की गति दिशा ज्ञात करने के लिए। चालक की गति दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का कौन सा नियम है भाई? बाएं हाथ का। ठीक है,
अब ये तो ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आ गया चालक की गति दिशा ज्ञात करने के लिए। अब आता है हमारे पास एक, पहले अंगूठा। अंगूठा किसको बताएगा? यही तो है मेन मामला जो ज्ञात करना है। चालक की गति को कौन बताता है? अंगूठा। तर्जनी यानी इंडिकेटिंग फिंगर क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और मध्य में क्या कहेगी? धारा की दिशा। और ये परस्पर कैसे होंगे? करो नोट। हो गया भाई? ठीक है, ओके। अगला मामला है हमारे पास, इसमें आता है बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ को क्या कहते हैं भाई? विरोधी विद्युत वाहक बल। दूसरा नाम है काउंटर ईएमएफ। अब सवाल है कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि यहाँ आर्मेचर घूमेगा, तो आर्मेचर घूमेगा तो आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा, तो आर्मेचर में तो ईएमएफ उत्पन्न होगा। वो जो ईएमएफ उत्पन्न होगा आपने सप्लाई दी गई है उसके क्या होगा? विपरीत होगा। इसलिए से क्या कहते हैं? बैक ईएमएफ। क्योंकि आपने तो खुद ने आर्मेचर में सप्लाई दी है और चुंबकीय खिंचाव बल के कारण आर्मेचर तो घूमेगा, तो आर्मेचर की गति के कारण मुख्य चुंबकीय फ्लक्स को काटा जाता है, जिसके कारण आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होता है, वो मुख्य सप्लाई के विरोध में होता है, उसे हम कहते हैं बैक ईएमएफ। देखो, आर्मेचर की गति के कारण मुख्य चुंबकीय फ्लक्स को काटा जाता है तथा आर्मेचर की गति के कारण मुख्य चुंबकीय फ्लक्स को काटा जाता है तथा जिसके कारण आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ मुख्य सप्लाई के विपरीत होता है। इसलिए से कहते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल। अब ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करोगे, दाएं हाथ के नियम से? दाएं, बाएं से चालक की गति ज्ञात करनी है और दाएं से क्या ज्ञात करोगे? ईएमएफ। और यहाँ क्या ज्ञात करना पड़ रहा है? ईएमएफ। तो क्या करोगे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ से।
फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित। ठीक है, अब एक ईएमएफ है क्या भाई आपके पास, ये बताओ। इसको किसे डिनोट करेंगे, ई बी से। ई बी बराबर क्या आएगा, 60 गुणा पी बटा ए। फाई क्या है, फ्लक्स, फ्लक्स प्रति पोल। जेड क्या है, चालकों की संख्या। एन क्या है, गुणन गति। पी क्या है, पोलों की संख्या। और ए क्या है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सबका सब सेम ही है ना भाई। ई बी बराबर 5 ZN अपॉन 60 गुणा पी बटा ए। करो नोट। हो गया भाई। एक आपके पास था ई बी बराबर 5 ZN बटा 60 गुणा पी बटा ए। ई बी बराबर 5 ZN बटा 60 गुणा पी बटा ए, यही था ना भी। आप इसको देखो, 60 तो है कॉमन। अच्छा, चालकों की संख्या भी नियत है, ये चेंज कर सकते हैं क्या बाद में, चलती मशीन में चेंज नहीं होगी। पोल की संख्या, समांतर पथ, ये चेंज नहीं होंगे। तो हेडिंग ये क्या हो गई, घूर्णन गति।
मोटर की घूर्णन गति दिशा परिवर्तन में नियंत्रण। अब क्या होगा, ई बी समानुपाती क्या आया, फाई गुणा एन। तो एन बराबर क्या आया, ई बी बटा फाई। इसे एक चीज तो ये निकली है कि जो हमारे पास विरोधी विद्युत वाहक बल के क्या होगा, समानुपात। दूसरा ये निकला फाई के क्या होगा, व्युत्क्रमण। ठीक है। फ्लक्स का मान बढ़ूंगा तो गति क्या होगी, घटेगी। ए बी बढ़ूंगा तो गति क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। एक तो होता है ये इन पर निर्भर करता है, तो घूर्णन गति किस पर निर्भर करती है, बेक ईएमएफ पर और फ्लक्स पर। फ्लक्स का क्या होगी, व्युत्क्रमण अनुपाती, बेक ईएमएफ के समानुपाती। अब सवाल है कि डीसी मोटर की घूर्णन दिशा बदल सकता हूं क्या, कैसे। जैसे मान लो ये अभी ए से बी गमन कर रही है, यदि मैंने आर्मेचर के टर्मिनल की दिशा बदली तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी भाई, बी से ए। और मैंने यदि फील्ड के टर्मिनल की बदली तो वापस क्या हो गई, तो दोनों तो नहीं बदल सकता, दोनों में से क्या बदलना पड़ेगा, एक। तो आप कहेंगे आर्मेचर या फील्ड के टर्मिनल की दिशा आपस में बदलने से घूर्णन गति विपरीत हो जाती है। अब सवाल है, यदि मैं सप्लाई के दोनों टर्मिनल आपस में बदलूं तो क्या परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये नोट डाल के लिख लेना, सप्लाई के टर्मिनल बदलने का मतलब है आपने दोनों के बदल दिए। फील्ड वाइंडिंग कर दो, फील्ड वाइंडिंग करो नोट। आर्मेचर या फील्ड में से एक की दिशा बदलना है, दोनों की दिशा बदल दी तो वापस उसी जगह पर आ जाएगा जहां से प्रारंभ हुआ है। है फील्ड चेंज करने में कौन से में हमें आसानी होती है नहीं,
आसान नहीं है, आप आर्मेचर करो वो भी आसान नहीं है। कोई से बदल सकते, बदले में तो नहीं बदल लो, लेकिन आर्मेचर और आसानी से बदला जाता है। ठीक है ना। हाँ भाई, आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग या टर्मिनल की दिशा आपस में बदलने पर घूर्णन गति विपरीत हो जाती है। और एक नोट डाल के लिख दो, लिख लिया होगा बाकियों ने, सप्लाई के टर्मिनल आपस में बदलने पर गति की दिशा में परिवर्तन नहीं होता। बस लिख लेना, नोट डाल के, नोट डाल के लिख लेना, सप्लाई के टर्मिनल आपस आपस में बदलने पर गति की दिशा में परिवर्तन नहीं होता। ये सवाल पूछा हुआ भी है, सप्लाई के टर्मिनल आपस में बदलने पर गति की दिशा में क्या, उसको मारो गोली, इधर आओ तुम, ऐसे इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। लिख लिया भाई। थ्री फेज एसी में किसी दो फेज को आपस में बदलने पर गति में परिवर्तन होगा, ये आता है। अब आता है हमारे पास डीसी मोटर का वर्गीकरण। सॉरी, पहले एक बाकी रह गया था, एक टॉर्क के बाकी रह गया था। टॉर्क क्या होता है? टी समानुपाती पी बटा एन होता है। हम इसकी पूरी डेफिनेशन में जाने का मतलब है नहीं, अपना कोई काम का भी नहीं है। टी बराबर आएगा 9.55 इंटू ई बी गुणा आई ए बटा एन। जो काम की चीज़ है वो निकाल के लाएंगे अपन इसमें। यहाँ पर P बराबर क्या होता है भाई? ई बी गुणा आई ए। ई क्या होती है? पावर। P क्या होती है? शक्ति। ई बी क्या होता है? बेक ई एम एफ। आई ए हमारे पास क्या है? धारा। आई ए हमारे पास क्या है? धारा। एन क्या है? गुणन गति। ठीक है, ये आपके सूत्र नहीं होता है, वो 60 आता है ना, 60। तो ये 60 में 2 पाई का भाग देने पर लगभग आ जाएगा ये 9.55। 2 पाई भी आ जाता है। टॉर्क निकालते हैं, सूत्र बनता है। इतना सारा काम नहीं है, अपना सीधे सीधे ध्यान रखना, 9.55 ई बी गुणा आई है बटा क्या होता है? एन। तो आपको ये पता चल गया टॉर्क गति के क्या है। तो टॉर्क और गति का ग्राफ कैसा होगा? आयताकार अति परवलय। ग्राफ कैसा बनेगा? हाइपरबोला होता है ना, एक बट्टा कुछ भी आ जाता है तो क्या बनता है? हाइपरबोला। समानुपाती आता है तो क्या बनता है? रेखीय। समानुपाती में वर्ग आता है तो क्या होता है? परवलय। समानुपाती में वर्ग आता है तो बनता है परवलय। केवल समानुपाती आता है तो क्या बनता है? रेखीय। हो गया?
टी बराबर क्या हो गया भाई, पी बटा एन। टी बराबर 9.55 ई बी गुणा आई अपॉन एन। ये टॉर्क के समानुपाती क्या हो जाता है, एन, 1/n हो जाता है। ठीक है, डीसी मोटर का वर्गीकरण लिखो। क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर। पहला आता है हमारे पास सीरीज मोटर। देखो ध्यान से भाई, यहां से तो इसने इसको क्या दी गई है भाई, डीसी सप्लाई। ये हमारे पास कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। और यहाँ जो विद्युत वाहक उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, ईबी। जब सप्लाई देंगे तो यहाँ से धारा बाहर निकलेगी तो वो हमारे पास प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा, माइनस। जहाँ धारा प्रवेश करेगी प्लस, बाहर निकलेगी माइनस, प्रवेश करेगी प्लस, बाहर निकलेगी माइनस, प्रवेश करेगी प्लस, बाहर निकलेगी माइनस। यहाँ पर आर्मेचर में धारा प्रवेश करेगी, आर्मेचर से धारा निकलेगी नहीं। और ये वोल्टेज हमारे पास क्या है, वी। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो देखो मेरे पास क्या आया भाई, वी आया प्लस का। ठीक है, आगे क्या आया, माइनस आई ए गुणा आर ए से कर दूँ, या फिर एक लाइन ये लिख दूँ कि यहाँ पर हमारे पास आई एस ई और आई ए धारा तो सेम ही है, श्रेणी क्रम में धारा क्या है, सेम। तो मैं लिख देता हूँ धारा है आई ए गुणा आर ए सी। आगे आएगा तो क्या आएगा, माइनस आई ए गुणा आर ए। आगे आएगा क्या आएगा, माइनस ए बी बराबर क्या हो गया, जीरो। इतना क्या जीरो हो गया भाई, ठीक है, क्या हो गया भाई हमारे पास, जीरो। अब v बराबर क्या आएगा, ये ई बी बराबर निकाल लूँ। ई बी बराबर क्या आएगा, ई बी उधर भेज दो। ई बी बराबर क्या आएगा, वी माइनस का आई ए आर एस ई प्लस आर ए। ये ले लूँ क्या मैं कॉमन। तो यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज की तुलना में भी एक का मान क्या है, कम। और यही हमने जनरेटर में सूत्र पढ़ा था, तो ये आया था ई जी बराबर वी प्लस आई ए आई आर एस सी प्लस आर ए। आया नहीं आया, लेकिन ये सप्लाई वोल्टेज नहीं था, कौन सा था, टर्मिनल। ये कौन सा वोल्टेज है, लेकिन सूत्र में एक चिन्ह का फर्क आएगा सब जगह। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सीरीज में वाइंडिंग की है, तो सीरीज वाइंडिंग कैसी होती है आप बताइए भाई। सीरीज वाइंडिंग में प्रतिरोध क्या होता है भाई, कम। प्रतिरोध कम होगा तो तार कैसे होगा, मोटा। मोटा तार कम लपेटे। ठीक है भाई, करो नोट।
DFCCL MTS का रिजल्ट आ गया क्या? कब आया? कल? सेम है, वही है, ग्रुप डी वाली है, रेलवे ग्रुप डी वाली। लिख लिया भाई। ओके भाई, हमारे पास टॉर्क होता है टी समानुपाती फाई गुणा आई ए। टॉर्क है टी समानुपाती क्या भाई? फाई गुणा आई ए। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या होता है? प्रारंभ में आप जानते हो कि धारा है, जो फ्लक्स है तो धारा के क्या होता है? समानुपाती। फ्लक्स है वो धारा के क्या होता है? समानुपाती। प्रारंभ में धारा को बढ़ाओगे, फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। इस कारण से हमारे पास कुल मिला के टॉर्क है वो क्या हो जाता है भाई? आई ए का स्क्वायर, है ना भाई? फाई की जगह भी तो आई ए कर दो, फाई समानुपाती क्या है? आई ए। तो फाई की जगह भी क्या लिख दो? आई ए। और आई ए तो आई ए है ही, तो आई ए गुणा आई ए क्या हो जाएगा? आई ए स्क्वायर। लेकिन संतृप्तता के बाद क्या होगा? संतृप्तता के बाद फ्लक्स का मान क्या हो जाता है? नियत। अतः टॉर्क क्या आएगा बताओ भाई? समानुपाती आई ए। टॉर्क क्या आएगा? आई ए। तो प्रारंभ में तो आई ए का वर्ग है और बाद में क्या है? आई ए। तो जब वर्ग होता है तो ग्राफ कैसा बनता है? परवलय, ये ऐसा बनता है। ये हमारे पास कौन सा ग्राफ कहलाएगा? परवलय, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैराबोला। और इसके बाद में यहां संतृप्त आ जाती है। संतृप्तता के बाद क्या हो जाता है भाई? रेखीय। भाई आई ए क्या होता है? समानुपाती ना, लीनियर। ये हमारे पास कौन सा बिंदु है? संतृप्त बिंदु। ये किसके बीच है? टॉर्क और आर्मेचर धारा के बीच ग्राफ है। टॉर्क और आर्मेचर। तो ये क्या कहता है? प्रारंभ में टॉर्क क्या चाहिए? ज्यादा। प्रारंभ में टॉर्क क्या हो रहा है? वर्ग। तो इस मोटर का उपयोग कहां करते हो? जहां प्रारंभ में टॉर्क ज्यादा चाहिए। उपयोग कहां करते हो? प्रारंभिक टॉर्क उच्च के लिए। प्रारंभिक टॉर्क उच्च के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बताइए भाई, प्रारंभिक टॉर्क उच्च कौन सा है? है? हाँ, ट्रेन में रेलवे इंजन लिख दूं? ट्रैक्शन कार्यों में, रेलवे इंजन में ट्रैक्शन का रेलवे इंजन होता है ना। हाँ, विद्युत क्रेन में होस्ट। होस्ट क्या होता है? कुछ होता है। ये अपन जाते हैं ना कहीं, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है ना, तो एक वो पिलर टाइप खड़ा रहता है, वो घूमता है ऐसे। तो उसमें क्या है कि सामान ले जाने वाला एक ऐसे जाता है, रोलिंग करता है इधर से उधर, वो होस्ट होता है। तो सामान ले जाता है ना, इस सिरे से उस सिरे, नीचे से ऊपर आएगा ऐसे सिरा। और वो मशीन करती क्या है? सामान यहाँ से सामान ले जाने की करती है, या ट्रेन की तरह चलता है नीचे लटकने वाला, वो होस्ट होता है। उसे होस्ट कहते हैं। नहीं तो क्या है कि 10 10 20 20 30 30 मंजिल की जो बिल्डिंगें बनाते हैं, वहां तक सामान ले जाना बहुत भारी काम हो जाएगा ना। तो किसे ले जाता है? होस्ट।
लिख लिया भाई। जब कभी समानुपाती के अंदर कोई चीज आए बिना घात के तो रेखीय ग्राफ बनता है। वर्ग लगा हुआ आए हमेशा से कहीं पर भी हो परवलय ग्राफ बनता है। व्युत्क्रमानुपाती में आए तो अति परवलय बनता है। ठीक है भाई। एन समानुपाती क्या होता है भाई? ई बी बटा फाइव। ठीक है। तो आप इस सीरीज जनरेटर के अंदर देखो कि आर्मेचर की धारा बढ़ेगी, मतलब लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ने का मतलब लोड की धारा बढ़ेगी। लोड बढ़ने का मतलब क्या हुआ भाई? लोड धारा बढ़ेगी। लोड धारा बढ़ने मतलब या कौन सी धारा श्रेणी में धारा सेम होती है? कौन सी धारा? आर्मेचर धारा। और आर्मेचर धारा बढ़ेगी तो फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। और फ्लक्स बढ़ेगा तो गति क्या होगी? घटेगी। होगा कि नहीं होगा? फ्लक्स बढ़ेगा तो गति क्या होगी? तो जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाऊंगा तो लोड धारा बढ़ेगी, आर्मेचर धारा बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ने से गति घटेगी। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया भाई? एन समानुपाती 1/5। और व्युत्क्रमानुपाती का गुण आने का मतलब कौन सा आता है भाई? अति परवलय। कौन सा आता है? और अति परवलय है। ठीक है। अति परवलय तो हमारे पास क्या बनेगा? ग्राफ बन गया ये। इसे हम क्या कहते हैं? आयताकार अति परवलय। अच्छा, एक और बात है कि यदि हमारे पास प्रारंभ में लोड जीरो है, लोड जीरो है, लोड जीरो तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? गति क्या हो जाएगी? तो बिना लोड डीसी श्रेणी मोटर को चालू नहीं करना। बिना लोड के डीसी श्रेणी मोटर को चालू करोगे तो भयंकर गति के कारण वाइंडिंग उकड़ सकती है। बिना लोड संयोजित किए डीसी मोटर को चालू करने पर, बिना लोड संयोजित किए डीसी मोटर को चालू करने पर भयंकर गति के कारण वाइंडिंग उकड़ सकती है। चार दिन चलेगा क्या एग्जाम? 24 से 27 4 दिन आपका थोड़ी चलेगा। एक दिन इलेक्ट्रोमैकेनिक का हो जाएगा, एक दिन वेल्डर का हो जाएगा, एक दिन कोपा वाला हो जाएगा, एक दिन तुम्हारा हो जाएगा। एक दिन में तुम नहीं निवड़ोगे तो 2 दिन में हो जाएगा। और क्या होगा? और तो कितना होगा? बाकी बाकी ट्रेडर वालों को भी तो एक एक शिफ्ट देंगे ना, उनको भी तो है कि नहीं भाई? आरवीएनएल का तो एग्जाम है ना, केवल जेवीएनएल का थोड़ी ना है। आरवीएनएल में तो सारी ट्रेडें भी आ रही है साथ में। बढ़िया तरीके से पढ़ना। जो सुबह नहीं आए तब आए थे उन बच्चों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप मॉड्यूल फर्स्ट पर जोर लगाओ जितना लगा सकते हो। मॉड्यूल फर्स्ट आपके कब्जे में है, मॉड्यूल सेकंड आपके कब्जे में है, तो भर्ती आपके कब्जे में है। मशीन कब्जे में हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं है हर बच्चे के। मॉड्यूल फर्स्ट और सेकंड कब्जे में होना जरूरी है। ये कब्जे में होते ही भर्ती आपके कब्जे में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सुबह उठ के बहुत अच्छे से रिवीजन पे रिवीजन करते जाओ। रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। ये बना लो अपने टाइम टेबल में। आधा टाइम जीके को दे दो, आधा टाइम ट्रेड को दे दो, दोनों को पढ़ दो खतरनाक तरीके से। दिन हमारे पास सफिशिएंट पड़े, जितने चाहिए उतने है कि नहीं है? और जो शाम वाले जितने भी बच्चे आते हैं ना, इनके जो 2-3 टॉपिक बाकी है, ये तबीयत गड़बड़ होगी इसके कारण नहीं तो पहले हो जाता है, ये इतना टाइम लगता नहीं है। तो आपके आगामी संडे तक लगभग ये पूरा हो जाएगा आपका कोर्स। कर देंगे, नहीं तो संडे को रुके कर देंगे यदि तबीयत ठीक रही तो, है कि नहीं भाई? और आपके लास्ट में अभी 10 टेस्ट लेंगे ऑफलाइन, इसका शेड्यूल मैं जारी कर दूंगा। ऑफलाइन टेस्ट होंगे 10, तो वो टेस्ट दे देना आप शानदार तैयारी से, ध्यान से, मन लगाकर। जिसमें से 10 टेस्ट में तो 5 तो दूंगा मैं टॉपिक के और 5 दे दूंगा फुल। 5 टॉपिक का मतलब है कि आपको पहले पता होगा भाई ये 8 टॉपिक पढ़ गाना, ये 4 टॉपिक पढ़ गाना, वैसे टॉपिक हो जाएंगे 4-4 5-5 टॉपिक का ग्रुप बना लूंगा, तो 5-5 टॉपिक दे दूंगा। तो आपको 5 तो वो टेस्ट दे दो टॉपिक से, और बाकी 5 टेस्ट लास्ट में दे दोगे फुल। 10 टेस्ट दे देना।
ताकि कोई दिक्कत रहे नहीं आपको। बाकी आपने जो पढ़ा है उसको रिवीजन करो, रिवीजन नहीं करोगे तो नुकसान होगा, बाकी नहीं पढ़ने से नुकसान नहीं हो रहा। अब सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है रिवीजन नहीं करने से, भाई नुकसान तो वही होता है। तो कायदे से नुकसान हो रहा है, तो सफिशिएंट टाइम मिला हुआ है। और रेलवे वाले बच्चे वेट कर रहे हैं हमारा क्या होगा। तो आज तुम्हारी कोर्ट में चल रही है सुनवाई, उसमें अभी सुनवाई हुई नहीं है। रेलवे के वकील ने कहा कि सुनवाई 3 बजे करो, ठीक है। तो सुनवाई कितने बजे होगी? 3 बजे। तो 3 बजे होगी उनकी सुनवाई। केट के अंदर फैसला आएगा, स्टे रहेगा कि स्टे हटेगा, फैसला आएगा कि बाद में डेट आएगी। तो रेलवे वालों को पता चलेगा ग्रुप डी का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। उनका तो ये मामला लटका हुआ ना, ये है, ठीक है ना भाई। आज भी इतने पढ़ेंगे। मेरा खुद का क्या, दवाई ली उसका डोज थोड़ा ज़्यादा हो गया, मुझे लग रहा है कि नींद आ रही है या चक्कर आ रहा है, क्या आ रहा है कहीं। साइंस में चलेगी या तो कल नहीं, कल परसों से चलेगी या संडे से चलेगी। कल मैं चलाने में तो कल से चला देता, लेकिन क्या है कि बाकी रेलवे का टाइम टेबल इसलिए बिगड़ रहा है, कुलदीप सर के पिताजी का कल रिटायरमेंट है, तो वो जा रहे हैं 2 दिन साइंस वाले सर छुट्टी पे। तो उधर वाले रेलवे वालों का टाइम टेबल बिगड़ रहा था, तो मैंने कहा 2 दिन में आ जाएंगे, तो सोमवार से कर देंगे। है संजय सर, मैथ संजय सर कराएंगे और साइंस कराएंगे। तो तुम तो केवल ट्रेड करते हो। हाँ कर लेना। आपने ट्रांसफॉर्मर टॉपिक पढ़ रखा है? ट्रांसफॉर्मर टॉपिक आपका हुआ कि नहीं हुआ? जिस बच्चे का ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक हुआ है उनका लगभग चांसेस है कि ट्रेड है जो संडे तक हो जाएगी, नहीं तो मंडे तक हो जाएगी, लगभग चांसेस। जिसके ट्रांसफॉर्मर टॉपिक हो रखा उसका, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा मशीन कितनी हुई आपके। आ जाना तुम तो, आ जाना आने तो, ये मिठाई लेके आने वाले हैं। हैं? किसको नहीं आई? ये बाद में है ना, बाकी तो पूरी दुनिया को मिल गया। आप कहाँ थे? अब आपको कहाँ से ढूंढ के देते हो? टीम वालों ने बांट बूंद के चले गए होंगे। इसको रख लेना चाहिए था ना, इससे खा लेना आप।